जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। इसके पहले हमने आपको 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस सिलेबस के साथ अवेलेबल होंगी। अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ से चैनल पर आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिए। पूरा हमने विस्तार से बताया है क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने यूनिट हैं, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आपके अच्छे प्रश्न आते हैं, आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं इन सभी का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस के एक प्रकार से PDF दिए जाते हैं, जिससे आपको रिविज़न करने में हेल्प होगा, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई भी शब्द का अर्थ आपको जानना हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में रिप्लाई करके अवश्य जवाब दिया जाएगा। किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप यहाँ कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा किस प्रकार से लोकतंत्रीकरण का एक प्रकार से विकास हुआ, फिर आपने उसके पश्चात पढ़ा उसके जो कारक हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक कौन है। हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारा जो लोकतंत्र है, एक प्रकार से स्थापित हो गया। भारत ने संविधान को एक प्रकार से आत्मर्पित कर लिया। फिर राजनीतिक व्यवस्था को आकार किसने दिया, व्यवस्था बन तो गई, उसको आकार देने वाले कारक कौन कौन से थे, इस सभी बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला कारक कौन सा है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारकों में सबसे प्रमुख कारक जो है वह संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने आप में ही संविधान का दर्शन है। अर्थात जो पूरा इतना बड़ा हमारा संविधान है उसका दर्शन मात्र कौन देता है, हमारे प्रस्तावना को हम देख लें तो हमारी पूरे संविधान का दर्शन हमें करने को एक प्रकार से इसमें हमें मिल जाता है। यदि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पूरे संविधान की जानकारी हो जाती है कि हमारे संविधान में क्या क्या है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत के संविधान को पढ़ना, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के ही सिलेबस में है। प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मूल अधिकार जानना ज़रूरी है। आप पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी मूल अधिकार, आपको भारत में रह रहे हैं तो भारत में रहते हुए आपके अधिकार क्या हैं आपको जानना बहुत आवश्यक है, जिससे आप अपने अधिकार की मांग कर सके, अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। मूल कर्तव्य क्या है आपको जानना चाहिए, DPSP जानना चाहिए, ये सभी चीज़ें अवश्य जाननी चाहिए एक भारत के नागरिक होते हुए। तो भारत की जो प्रस्तावना है अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पूरे संविधान की एक प्रकार से इसमें जानकारी हो जाती है। प्रस्तावना हमारी राज्य व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है। राज्य व्यवस्था अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना मुख्य शिला है तो राज्य व्यवस्था उस पर खड़ा हुआ महल है। एक प्रकार से संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था को समझने की एक प्रकार से क्या है, कुंजी है। प्रस्तावना अगर आपने देखा हो तो प्रस्तावना आपको याद भी कर लेना चाहिए। एक बार हम आपको बता देते हैं। प्रस्तावना आपकी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपकी क्या है, प्रस्तावना। आपने सुना होगा तो इसमें ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो पूरे संविधान में जो बातें हैं उसका एक प्रकार से सार आपको इसी प्रस्तावना में देखने को मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कारक है भारत की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रकार से बनाने के कारक क्या है। दूसरा है
भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिकों को, फिर चाहे वह किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, सभी को जोड़ता है। हमारे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सी ज़्यादा जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, वर्ग विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन हमारे भारत में एक प्रकार से एकता दिखाई देती है। भारत में विभिन्न धर्मों के होते हुए भी लोकतंत्र स्थापित यहाँ पर हो गया। भारत का जो संविधान है उसका यही एक प्रकार से मोटो है कि भारत के विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एक बद्ध करके रखा जाए, जोड़ा जाए। संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके जनता को शासन कार्यों में सक्रिय साझेदार बनाता है। अगला कारक है हमारा धर्म। धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए राज्य व्यवस्था के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करना अनिवार्य है। अगर इतनी ज़्यादा धर्म है हमारे भारत में, अगर किसी एक धर्म को भारत का संविधान में लिख दिया जाए कि यही भारत का धर्म है, भारत के समझ लीजिए हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई किसी एक धर्म को इसमें विशेष महत्व दे दिया जाए तो अन्य जो धर्म हैं उनमें एक प्रकार से भेदभाव हो जाएगा। इसलिए भारत का जो संविधान है इसको धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। अगला है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जो है आधुनिक समय की मुख्य आवश्यकता है तथा राजनीतिकरण इसकी संचालक शक्ति है। हमारा समाज जो है आधुनिकता से प्रभावित हुआ है तथा समाज के आधुनिकीकरण से राज्य व्यवस्था के स्वरूप में निखार आया है। नई शिक्षा, सरकारी नौकरियां, वयस्क मताधिकार एवं व्यवस्था के विस्तार ने प्राचीन जाति पाति पर आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। हमारी आधुनिकीकरण को देखकर जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज थे, पुराने जो कानून थे, उनको बदलकर आधुनिकीकरण के हिसाब से हमारे संविधान को लिखा गया है। आगे हम देखें, अगला हमारा है एकीकरण की समस्या। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि लोगों को एकजुट करना। विभिन्न रियासतें हमारे भारत देश में थी कि कोई अलग रियासत का, कोई अलग रियासत का, कोई अपना एक प्रकार से कबीला बना के रहता था। विभिन्न जनजातियां भी यहाँ पर उपलब्ध थी। तो ये एकीकरण का कार्य किसने किया? आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न रियासतों को एक कर दिया, इसीलिए इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत में अनेक छोटी छोटी रियासतें थीं, उन सब रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अगला हम देखें ब्रिटिश रियासत, ब्रिटिश विरासत। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है और व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। वह यहाँ आती है व्यापार करके मुनाफा कमाने। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो एक प्रकार से विभिन्न संसाधन थे उसका दोहन करते करते उनके मन में यहाँ पर लालच उत्पन्न होता है और धीरे धीरे विभिन्न राज्यों को, विभिन्न रियासतों को जीतते हुए यहाँ पर वो अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। फिर 1857 में जब विद्रोह होता है, फिर उसके बाद 1858 में हमने आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है कि 1858 में एक पत्रिका आती है जिससे कंपनी से पूरा एक प्रकार से शासन छीन लिया जाता है और ये ब्रिटिश की संसद के पास चला जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत की सत्ता जो है ब्रिटिश महारानी के हाथ में सीधे सीधे चली जाती है। और ये जब महारानी के हाथ में जब चली जाती है पूरी सत्ता, तो उसके बाद विभिन्न अधिनियम, विभिन्न एक प्रकार से एक्ट बनाकर भारत के लिए कानून बनाया जाने लगा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी संस्था निर्माण की गया वह आज भी चलती है। 1935 का जो शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसका लगभग भाग जो है हमारे संविधान में अभी भी उपलब्ध है। उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है संविधान में। तो विभिन्न जो उस समय ब्रिटिश विरासत ने किया कार्य, उन्होंने संस्था बनाई जो कि आज भी चल रही है, वह भी एक प्रकार से हमारी व्यवस्था के लिए कारक है। उनके द्वारा भारत शासन अधिनियम या विभिन्न जो अधिनियम लाए गए उनके द्वारा ही हमारा भारत शासन जो है संविधान वह धीरे धीरे बना। तो इसलिए ब्रिटिश विरासत भी एक कारक के रूप में कार्य करती है। अगला हमारा 7वां है भाषा। भाषा भी एक महत्वपूर्ण आधार है राजनीतिक व्यवस्था को आधार देने के लिए, क्योंकि भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन होता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। इसके अनुसार भारत निम्नलिखित 14 राज्यों में स्थापित किया जाता है। कौन कौन सा?
जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, बिहार, मैसूर, पश्चिम बंगाल, मुंबई, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सभी 14 राज्य एक प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को एक प्रकार से बताया गया है। तो इस प्रकार इतने कारक रहे हैं हमारी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको आकार देने के लिए। आज हमने यह चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर 3। चैप्टर 4 आपका जल्द ही आएगा, चैनल पर बने रहिए। कोई भी प्रश्न आपका हो इस लेक्चर से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। टेलीग्राम पर हमारे जाकर इसका नोट्स लेकर रिवीजन अवश्य करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।